हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का ये प्री बोर्ड पेपर 2022, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर यह भी है। यदि आप इसके पहले इंग्लिश कक्षा 12 के प्री बोर्ड पेपर को नहीं देखे हैं और कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर नहीं देखे हैं और कक्षा 12 के हिंदी जनरल हिंदी का प्री बोर्ड पेपर नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर उन पेपरों को चेक करें और अपने डायरेक्टली में आगामी एग्जाम की 2022 जो ईपी बोर्ड का परीक्षा होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करें इन क्वेश्चन पेपरों के आधार पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से डायरेक्टली में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके आगामी एग्जाम में। तो देखें, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है। बहुविकल्पी है। यहाँ पर खंड अ शुरू होता है। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। धारावाही चालक के चारों ओर का जो उत्पन्न क्षेत्र है, यहाँ पर 4 विकल्प है। इसमें से देख लीजिए कौन सा सही होगा। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, न तो विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें जो सही आंसर होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के चारों ओर का जो उत्पन्न एरिया होता है, क्षेत्र होता है, यही केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ख का देखें, यहाँ पर दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होगी। अब यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, इसका गणना करने के लिए आप उसके अंतिम सेल की एनर्जी निकालेंगे, यानी कि अंतिम कक्ष का एनर्जी माइनस उसके प्रारंभिक कक्ष की एनर्जी। अंतिम सेल की एनर्जी आपका 0 होता है और प्रारंभिक कक्ष की एनर्जी आपका होता है -13.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये प्लस हो जाएगा रीड रीड का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें ये पहला विकल्प राइट होगा। अब देखिए ग वाला दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इनकी जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का मतलब कि इसके जो कण होते हैं, माध्यम के कण के लंबवत कंपन करते हैं, अप डाउन आगे की तरफ गति करते चले जाते हैं। जैसे माध्यम है तो इसके जो कण होते हैं इस तरह से गति करते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट विकल्प सही है। अगला देखेंगे, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा। किस कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, अल्फा कण का, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो राइट विकल्प होगा वह इलेक्ट्रॉनों का जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है, लेमडा का मान, वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फार्मूला जो होता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p क्या है, संवेग होता है। एच न्यू जो है, एच प्लांक नियतांक है आपका। पी संवेग, पी बराबर होता है mv। अब जो कि कांस्टेंट होता है यहाँ पर एच की वैल्यू और वेग की भी वैल्यू। यहाँ पर रह गई बात यम का, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/m के हो जाएगा। अब यम का मान यदि बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घटेगा, यदि यम का मान घटेगा तो लैम्डा का मान बढ़ेगा। तो इन दिस कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इतना होता है 9.1 गुणित 10⁻31, और वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणित 10⁻27 किग्रा होता है, जबकि अल्फा कण का द्रव्यमान इतना होता है। तो इनमें से सबसे कम जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉनों का इतना है। तो यदि द्रव्यमान कम हो गए यहाँ पे, तो द्रव्यमान कम हो गए तो ऑटोमेटिकली ये लैम्डा का मान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर वही होगा, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसका अधिकतम होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, अन्यों की तुलना में जो विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए पहले का अंग वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः यल तथा 2l हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। अब देखिए कि घन, दो अलग अलग घन है जिनकी विमाएं दिया है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी लेंथ बराबर होते हैं, 2 घन हैं। अब इनकी प्रतिरोधों R1 और R2 मान लेते हैं। और पहला घन की यदि लंबाई l है तो दूसरे का दिया है 2l। अब हम लोग जानते हैं कि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यदि a मान लें तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित लंबाई कर दें, यानी कि l² हो जाएगा। इसके लिए l गुणित l करेंगे, यानी 2l गुणित 2l करेंगे तो 4l² आएगा। अब आपको फार्मूला पता है कि प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू l बाई ए के। क्या है, क्षेत्रफल है। जब इसमें मान रखेंगे पहले घन के लिए तो ये आपका कंडीशन आएगा इतना, और दूसरे घन में जब मान रखेंगे तो इतना आएगा। ठीक, पहले घन से R1 की वैल्यू रो इंटू 1/l आ गई। ये l से l कट जाएगा, यहाँ पर एक l बचेगा। उसी तरह से नीचे भी यहाँ पे 2 दूना 4 आ जाएगा, 1/2 आएगा, यहाँ पर l लगेगा। अब चूंकि हमें अनुपात पूछ रहा है तो R1/R2 का भाग दे दे इसकी वैल्यू, अब बटे ये वाली R2 की वैल्यू। जब भागेंगे तो 2 संबंध है, 1 आएगा भाग देने पे। इसमें जो विकल्प होगा आपका सी वाला विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो वेबर होता है केवल। यदि चुंबकीय फ्लक्स का पूछा तो ए विकल्प इसमें राइट होगा। अब खंड ब का दूसरे का क यहाँ पर दिया है कि देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध पूछ रहा है।
ठीक है। तो देहली आवृत्ति और कार्यफलन में उस फार्मूला जो होता है, कार्यफलन को W से डिनोट करते हैं और ये आपका प्लांट नियतांक है H, और यहाँ न्यू जो होता है यही आपका देहली आवृत्ति है। न्यू जो नाट है ये देहली आवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख, यहाँ पर देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा पूछ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में विभव की जो दूरी के साथ परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर यहाँ पर देखेंगे dV बटे dx। dV क्या है, विभव में परिवर्तन है, और dx क्या है, उसकी दूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे का ग, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं Q बराबर या नहीं, उसी में हम मान रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता ही 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब Q बराबर यानी अब इसमें हम मान रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n पूछ रहा है, Q क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का जो टोटल आवेश दिया है वह हो गया है, और यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश जो हमको दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q पूरे इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, टोटल जो आवेश दिया। तो इसमें सिंपल सा मान रख करके बस इसमें भाग देंगे तो आपके सामने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे का अगला क्वेश्चन देखिए दिया है ख वाला, घ का यहाँ पर 3000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेग होता है, चाल होता है, v बराबर एन टी या v बराबर एन लेमडा। अब उसमें हम फार्मूले में मान रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए v बराबर एन लेमडा है, v यानी कि प्रकाश की चाल, इसको c से भी नोट करते हैं। 3 × 10⁻8 होता है। अब n की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और लेमडा की वैल्यू इसमें दिया है। चूंकि एंगस्ट्रॉन में दिया है, उसको 10⁻−10 का गुणा उसमें कर देते हैं तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपन इतना हो जाएगा। इसको काटने पर आपका 10⁻15 हर्ट्ज आएगा। अंग का दिया है कि अवतल लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा बताइए। जैसे कोई हमारा अवतल लेंस होता है तो उसका जो मुख्य अक्ष होता है, उस मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं लेंस से अपवर्तित होंगी। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे कहीं से वो आ रही हो, आती हुई प्रतीत होती हैं, और जहाँ पर वो मिल रही हैं वही हमारा द्वितीयक फोकस कहलाता है। जैसे हमारा ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, तो यहाँ से अब ये प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं इससे टकरा रही हैं, फिर टकराने के साथ ही अपवर्तित हो रही हैं, इधर उधर दिशाओं में अपवर्तित हो रही हैं। अब ऐसा लगता है कि जब हम पीछे की तरफ इनको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यही हमारा सेकेंडरी फोकस है। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है कि प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। तो देखिए प्रकाश की जब तरंगे चलती हैं तो उस प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अवरोध आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो अवरोध के कारण क्या होता है कि जो प्रकाश की जो किनारे हैं, अर्थात ये कह लें कि जो प्रकाश का मार्ग है थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, वो किनारों से हल्का सा वो मुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग ने देखा है कि सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें है या टार्च की, तो कहीं यदि बीच में कोई अवरोध होता है तो हल्का सा वो डिफरेंस हो जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही प्रकाश का विवर्तन होता है। अब यहाँ से खंड 100 में यहाँ पर तीसरे का देखें, समान आवृत्ति के दो तरंगों में आयामों में 5:3 का अनुपात है, और व्यक्तिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्व और न्यूनतम आयामों एवं तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आ चुके हुए क्वेश्चन है, इनको आप कंप्लीट कर लेंगे। ख वाला देखिए, एक लेंस की क्षमता आपके -5D है, इसके फोकस पर रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है, किरण आरेख के माध्यम से। ग वाला दिया है कि व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। घ का देखिए दिया है कि गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब अगला क्वेश्चन खंड द यहाँ से शुरू होता है। द का चौथे का क देखे क्या दिया है, भूचंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इन्हें परिभाषित करें। बिल्कुल इसको आपको कंप्लीट कर लेना है इसे क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ख वाला देखिए, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश का घनत्व तो आपको दिया है 10 × 10⁻8 कूलम पर मीटर, और तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है देख करके। और अगला क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाइए, और निम्न नाभिकों में समस्थानिक एवं समभारिकों के रूप में इसको वर्गीकृत करना है। तो समस्थानिक के क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनके की परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। समभारी का मतलब परमाणु भार समान हो जाए, परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग हो।
ठीक है। जैसे यहाँ पर दे दिया है एग्जाम्पल, इसमें छांटना है 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 13। यहाँ पर देख रहे हैं ना, परमाणु क्रमांक दोनों का 6-6, ये समभारी, ये आपके समस्थानिक हो जाएंगे, जबकि ये दोनों समभारी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा का क देखिए, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें, कंप्लीट करें इसे भी। ख वाला देखिए, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ग का देखें, विद्युत अनुनाद। विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित करना है। इन सभी क्वेश्चन को आपको रिपीट कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, चूंकि आगामी एग्जाम की दृष्टि से आपके यूपी बोर्ड। बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? इस नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है, विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ का विद्युत चालकता की गणना कीजिए, जिसकी लंबाई आपको 3 मीटर और परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.02 वर्ग मिमी और प्रतिरोध 2 ओम दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला खंड यह देखें, खंड यह 6वां क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की कार्य प्रणाली को समझाना है और उसका उपयोग भी लिखिए। अगला क्वेश्चन है 7वां का, पीएन संधि। पीएन संधि के लिए ह्रासी स्तर तथा रोधिका विभव की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टधारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होती है, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताना है यहाँ पे। फिर अगला इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपूर्णांक वाले कांच की सतह पर आपतित होती है, तो इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के तरंग दैर्ध्य एवं चाल की गणना करना है। पहला दिया है कंडीशन की अपवर्तित प्रकाश, दूसरा दिया है परावर्तित प्रकाश। ऑप्शनल ए है अथवा वाला करें। कांच के एक प्रिज्म का कोण आपके सामने 60 डिग्री है तथा इसके अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखा है, साइन 49.5 अंश इज इक्वल टू 0.76। अथवा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को जरूर आप सॉल्व करके जाएं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। सो थैंक्स।